रख तू राह पर दो चार कदम जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले ये मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। दर्शकों, आपके अपने चैनल डीडी हिमाचल के खास प्रोग्राम मंजिल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं उस विषय का शीर्षक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स व डेटा साइंस में अध्ययन एवं अवसर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निखिल शर्मा। डॉक्टर निखिल शर्मा जो है सूचना अधिकारी के पद पर तैनात है एचपीयू में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात तो हम यही करेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इतना भारी भरकम शब्द है, तो इस शब्द का आखिर मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है? मेघा जी, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और अपने विचार रखने, अपने शब्दों को रखने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ये शब्द पूछा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारा बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो शब्दों को मिलाकर एक बड़ा शब्द बना है। आप देखेंगे कि बायोलॉजी जो साइंसेज, ह्यूमन साइंसेज और हमारे बायोटिक सिस्टम के साथ जो डील करती है उसको एनालाइज करने के लिए और उसको और बेटर करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ दिया, जिससे ये हम अपने काम को और सरलता से कर सकें और ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी से कर सकें। तो इस एरिया को हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, इसको सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है और हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रचलन हम कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में, हर साइंटिफिक क्षेत्र में इसका आगे हम इसे बढ़ा सकें। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपने जैसे मुझसे अभी एक क्वेश्चन किया है, तो बायो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से डील करता है और इन्फॉर्मेटिक्स हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डील करता है। बहुत खूब। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है बायोलॉजी और आईटी को मिला के बना है। तो जैसे आज का हमारा विषय है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ डेटा साइंस भी है, तो ये डेटा साइंस क्या है? अगर जो हम डाटा साइंस की बात कहें, या मैं एक शब्द सिर्फ डाटा को लेता हूँ, तो डाटा हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और उसको सिस्टमैटिकली इन डाटाबेसेस में उसे संभाल के रखने का। तो इन डाटाबेसेस को संभाल के रखने का और उसके बाद इन्हीं डाटाबेसेस में से उस इंफॉर्मेशन को, एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को उसमें से खोजना या निकालना या अपने लिए उपयोग स्तर से उसको उपयोग में लाना, वो एक डाटा साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें हम थोड़े से कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स, कुछ एल्गोरिदम्स और हम कुछ अपने स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं, जिस तरह से हम उनको बहुत इजीली उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें और आगे अपनी साइंटिफिक एरिया में उसको हम इंप्लीमेंट कर सकें। बहुत खूब। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स और डेटा साइंस अपने आप में काफी अद्वितीय विषय लगते हैं, यूनिक है और डिफरेंट भी है। तो ये आपस में एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, किस तरह से इंटरलिंक्ड है? मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि आने इस समय में, इस प्रेजेंट डे टाइम में, जब हम कहते हैं 21वीं शताब्दी को हम देखते हैं, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफी पेस गेन किया है, तो इसी बहाने इसी वजह से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हमारे को जो एक बेटरमेंट आपके कंप्यूटेशनल अप्रोचेस की जब हम बात करें, जहां कंप्यूटर एल्गोरिदम्स या कंप्यूटर का जब भी हमने इंट्रोडक्शन किसी भी फील्ड में किया है, उस एरिया में स्कोप काफी बढ़ गया है। तो जैसे जैसे इनका इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो हमारे पास जो डाटा जनरेशन है, जो इंडिविजुअल डाटा जनरेशन है, चाहे वो रिसर्च लेबोरेटरी से हैं, चाहे वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो उन डाटा को हम जनरेट करते हैं और उस डाटा जनरेशन को एक वेल सिस्टमैटिक वे में हम इन डाटाबेसेस में स्टोर करते हैं और उन्हीं डाटाबेसेस में से डाटा माइन करना जो है, ये एक बिग डाटा साइंस जो हम आज के शब्द में हम यूज करते हैं। तो हम इसमें डाटा माइनिंग को, इसको एज अ कॉमन नेम या हम उसको एज अ बिग नेम। तो डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो कहाँ से शुरू होती है? अगर जो आप इसकी प्रारंभिक शिक्षा और अगर जो आप इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो साइंस आप देखेंगे कि विषय ऐसा है जो आप बचपन से पढ़ते हैं और बहुत बचपन से आप उसको, आप पहले क्लास से चाहे आप शुरू करें, फर्स्ट आप उसमें आप जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो साइंस के बारे में वहां से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं अपने लाइफ एंड करियर में, और जब हम एरिया आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, तो हम अपने इस विषय को हम अपने 10+2 के बाद या 12वीं के बाद जब आप अपने
ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो आप इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उस सिलेक्ट करने के लिए अगर जो आप एलिजिबिलिटी की बात कहती हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज एन एक्सक्लूसिवली जो आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं वो लोग इसमें आगे बीटेक और एमटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो वो आप बेसिकली बीएससी ऑनर्स या बीएससी और एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स को आगे अपने एज अ करियर में परस्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में कहा था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी और जो है आईटी को मिला के बना है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो बच्चा जो विद्यार्थी इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाना चाहता है, सबसे पहली बात तो दाखिले की आती है, फिर करियर परस्यू करना चाहता है, तो केवल बायोलॉजी बैकग्राउंड से या केवल आईटी बैकग्राउंड के बच्चे ही इसमें दाखिला ले सकते हैं या किसी अन्य स्ट्रीम से भी जो है बच्चे इसमें दाखिला ले सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने मेघा जी मुझसे पूछा है कि इसकी अगर जो हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आज के अगर जो मैं समय को देखूं और जिस मैं अपने साथियों को जिन्हें हम देखते हैं जो इस एरिया में एक्सेलरेट अपने करियर को कर रहे हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और इवन लोग जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं वो भी अपना इसमें अपना फर्दर करियर देख सकते हैं। बिकॉज अगर मैं देखूं एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो मैंने कहा, बायोलॉजी में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास अदर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आपका मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। ये बहुत इंटीग्रल रोल अपना प्ले करते हैं और बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन हर सब्जेक्ट एरिया का इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन होती है। बिकॉज हम इनके बिना हम अछूते रह जाएंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं इसका दायरा काफी बड़ा है। दायरा काफी बड़ा, ठीक है। तो सर ये बात थी एलिजिबिलिटी की, पर अगर मैं अभी बात करूं वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में ऐसे कौन कौन से संस्थान है, शिक्षण संस्थान है जिस पर्टिकुलर फील्ड में जो है आगे डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स जो है चला रहे हैं? जी मैम, मेघा जी आप देखेंगे कि इस कोर्स का जो प्रचलन है धीरे धीरे जरूर बढ़ा है। जैसे जैसे आईटी सेक्टर में बढ़ा है तो हर यूनिवर्सिटीज, हर कॉलेजेस और इवन तक कि शैक्षणिक स्थान जितने भी आपके चाहे हिमाचल में है और सराउंडिंग एरियाज में है, तकरीबन हर सभी यूनिवर्सिटीज, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं चाहे आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, और इवन तक कि हम एट प्रेजेंट टाइम में इसको कॉलेज स्तर पर भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो अगर जो हम बात हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की कहें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास एट प्रेजेंट हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। और अगर जो मैं सराउंडिंग एरियाज की बात करूं तो हमारे और संस्थान भी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें ये आगे एज अ करियर लोग इसको अपने एमएससी और बीएससी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर जो नाम लूं तो हमारे जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपका शुल्नी इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा अगर जो हम थोड़ा अपने क्षेत्र से बाहर चले जाएं तो पंजाब यूनिवर्सिटी है और अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इसमें काफी कुछ इसमें करियर आपके अपॉर्चुनिटीज देती हैं और आपकी फर्दर पढ़ाई के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जी सर, तो आपने बात करी कि एचपीयू में अभी डिप्लोमा कोर्स चल रहा है, तो भविष्य में हम कब तक ये मतलब मान सकते हैं कि फुल फ्लेजेड डिग्री कोर्स जो है शुरू होगा? जी मेघा जी, मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहूँगा कि जब इसे हमने इंट्रोड्यूस किया था इन्फॉर्मेटिक्स को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, तो पहले स्तर पे हमने यही ध्यान किया कि इसे हम एज अ डिप्लोमा कोर्स इसको रन करके देखते हैं और इसकी फिजिबिलिटी को हम देखना चाहेंगे कि कितने बच्चे इसे ऑप्ट करते हैं इसमें एज अपने करियर के लिए। एंड अगर आपने जो ये क्वेश्चन पूछा कि हम इसे फुल फ्लेज अगर एज अ डिग्री कोर्स हम इसे कब रन करेंगे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारे इन प्रोग्राम्स को और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के एरियाज को और खासकर जो भी आईटी रिलेटेड आपके क्षेत्र हैं उन्हें उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें ये इनको आगे डिग्री कोर्सेज के लिए भी इंप्लीमेंट और उसका एक खाका तैयार कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत में इन सभी का खाका तैयार हो गया और हम जल्द देखेंगे कि इसे एज अ डिग्री कोर्स भी हम अपने उसमें शुरू कर सकें। जी, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि एचपीयू अपने स्तर पे जो है इस दिशा में आगे अग्रसर होने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है? अगर जो आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली बात करें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, जहां मैं खुद भी कार्यरत हूं सूचना अधिकारी के पद पर, तो हम इसमें कंटिन्यूसली हम बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं कॉलेज लेवल पर भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। वो कैसे? हम उनके लिए स्पेसिफिक वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं और इवन तक कि हमने बच्चों के लिए प्रावधान रखा है कि वो स्पेसिफिकली हमारे पास आके इस एरिया में ट्रेनिंग कोर्सेज को ट्रेनिंग प्रोग्राम को उसको इनटेक मिले। और आपको मैं बताना चाहूंगा हम इन बच्चों को बिसाइड्स उनको ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ स्टाइफन भी पैसे देते हैं, सो दैट वो अपने लिए अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन कर सकें और वो घर वालों पे डिपेंडेंट ना रहें। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट एरिया है उस एरिया में हम कंटिन्यूसली हम इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम उन्हें बेटर
इस एरिया के बारे में एक्नॉलेज कर सकें, उनको बता सकें और इसकी वास्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में उनको बता सकें। तो ये कोर्स इवन तक हमारे जो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स करिकुलम में एक इंटीग्रल और एक मेजर सब्जेक्ट एरिया भी है। जी डॉक्टर साहब, सरकार की ओर से जो है क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मेघा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें अगर जो मैं सरकार की भूमिका को अगर जो मैं देखूं तो एट प्रेजेंट टाइम में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंटर में आपके जो दिल्ली में स्थित है, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने इस को बढ़ावा देने के लिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 1986 और 1987 में एक बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम को डेवलप किया था। उसको डेवलप करने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का यही उनका एक मेजर उनका जो पॉइंट था वो यही था कि हम हिंदुस्तान के अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एरिया को हम और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक कोने तक, हर एक विद्यार्थी तक हम पहुंचा सके। तो उसके लिए उन्होंने विशेष तौर के सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, बहुत कुछ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया और आज तक वो अभी तक भी हमें काफ़ी फंडिंग्स के साथ वो हमें सपोर्ट करते हैं, सो दैट हम उन बच्चों को इस सब्जेक्ट एरिया को, जो कि आज का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसको वो आगे हम करियर को परस्यू कर सकें, और वो हमें उसकी फंडिंग करती है। और स्टेट गवर्नमेंट भी इक्वली हमारे को उतना हेल्प करती है कि हम इस सब्जेक्ट एरिया को आगे बच्चों तक पहुंचा सकें और विद्यार्थियों को बता सकें कि इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस आज प्रेजेंट डे टाइम में क्या है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये तो बात थी प्रदेश के स्तर पे, पर मैं बात करना चाहूंगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई बच्चा जो है स्टेट से बाहर जाकर या देश से बाहर जाकर जो है पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके पास वो किस इंस्टीट्यूट में जा सकता है, कुछ ऐसे आप बता पाएंगे? देखिए मेघा जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोर्सेज हमारे विदिन हिमाचल में भी आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे पास भी ये रन करता है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, चाहे वो आपके डिग्री कोर्सेज हैं, चाहे वो एमटेक है, चाहे वो आपके एमएससी कोर्सेज हैं, वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी तो कर ही रही है, प्लस आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी इसे करती हैं। अगर रही बात इस देश से जाके, प्रदेश से जाके हम बाहर जाके पूरे देश की बात करें तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एक नाम बता देता हूँ। हमारा नियर बाय चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, आपके एक CSIR का इमटेक है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी करके हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बहुत अध्ययन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज हैं, और इसके अलावा तकरीबन जितनी भी हमारी, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, जहां से ये पाइनियरली शुरू हुए थे सब्जेक्ट, जहां पे ये कोर्सेज पढ़ाने शुरू हुए थे, ये आपको काफी, और यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी जो है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एक्सक्लूसिवली इस एरिया में बहुत एक्सपर्टाइज आपको देती है और आप अपने लिए फर्दर करियर यहाँ से अपने बना सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात थी शिक्षण संस्थान की, लेकिन अगर कुछ भी आगे करना हो, कोई भी डिग्री कोर्स अपनाना हो या एजुकेशन साइड जाना हो, तो पैसा बहुत लगता है। तो जब हम बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, अपने आप में काफ़ी एक नया सब्जेक्ट लगता है और लगता है भारी भरकम भी लगता है, तो पेरेंट्स इसी बात से पीछे हट जाते हैं कि काफ़ी पैसा खर्च होगा, स्टूडेंट्स खुद आगे नहीं आ पाते। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर बच्चा आगे जाना चाहते हैं, तो आर्थिक स्थिति पे जो है आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की होनी चाहिए कि हर बच्चे को, जो बच्चा चाहता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे आना है, तो वो आर्थिक स्थिति पे आप जरा बताएं कि क्या क्या फाइनेंसेस है? जी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, और आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि जब हम कभी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचते हैं तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा भूमिका उसमें अपना रोल प्ले करता है। तो अगर जो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है, एक बड़ी नॉमिनल सी फीस, बिकॉज सरकारी शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें आपकी बड़ी नॉमिनल सी फीस आपकी ली जाती है, और वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और आपकी जो गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज हैं और जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें थोड़ा जरूर फर्क रहेगा फॉर द इंस्टीट्यूट। पर अगर एक रेंज की बात करूंगी तो बहुत काफी पैसे इसमें नहीं लगते हैं, आप बहुत मिनिमल उसमें आप पर थोड़े से 20 से 50 हज़ार तक के बीच में आप एक अच्छी इस डिग्री को पर सेमेस्टर वाइज या पर ईयर वाइज आप अपनी डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। तो रही बात, दर्शकों को कह सकते हैं कि निश्चित रह सकते हैं। जी बिल्कुल निश्चित रह सकते हैं। और रही बात जैसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कहूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो बच्चे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने आते हैं, हम उन्हें भी स्टाइफन पे करते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले भी बताया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंटशिप पे स्टूडेंट्स आते हैं, हम उन्हें भी कुछ राशि एज अ स्टाइफन 8,000 रुपये हम उन्हें देते हैं, सो दैट वो अपने लिए थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन कर सके। जी सर, ये तो बात हमने कर ली कि क्या शिक्षण संस्थान है और खर्च कितना आएगा, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। पर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी बहुविषयक क्षेत्र प्रतीत
होता है। तो मैं अब जानना चाहूँगी कि इसके अंदर क्या क्या अध्ययन क्षेत्र आते हैं। जी बिल्कुल जी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मैंने अभी आपको एक नाम कहा कि बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आने वाले समय में अगर जो आप देखेंगे, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इंफॉर्मेटिक्स के अंदर हमारे पास जो आप बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक डाटा, जो एक बेसिक लैब आपकी, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी की एक लैब है, चाहे बड़े बड़े आपके बड़े बड़े जीनोमिक सेंटर्स हैं जो बड़ा बड़ा बिग डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा जो डाटा है ये एक जगह डाटा बेसिस के अंदर कंपाइल हो जाता है। और उसके बाद हम हर अध्ययन क्षेत्र, वो चाहे वो आपका एग्रीकल्चर साइंस है, चाहे वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, एनिमल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, या ह्यूमन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर बात करें, तो इसके अंदर हमारा काफी एरिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप अगर हम शब्द आपसे सुनते हैं ड्रग और ड्रग की डिजाइनिंग का, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसने इस एक ड्रग डेवलपमेंट के लिए जो टाइम प्रोसेस, जो अर्लियर टाइम था, जो 15 से 20 साल तक का लगता था, जिसमें पैसा काफी अधिक खर्च होता था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने वो टाइम रिड्यूस करके आधा कर दिया है। सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो आपका टाइम लगता है वो दैट इज ओनली, वो आपको जो आपने फर्दर जाके आपने काम करना है, क्लिनिकल उसके ऊपर वेरिएशंस को चेक करना है, उसी के ऊपर। लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने वही समय आपका तकरीबन आधा कर दिया, जिस वजह से मनी, मैन पावर और टाइम तीनों बचता है। काफ़ी रोचक विषय लगता है, काफ़ी रेवोल्यूशनरी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? डिग्री ले ली, डिप्लोमा ले लिया, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? अगर जो मैं रोजगार की बात करूँ तो हमारे पास दोनों स्तर पे, चाहे वो एजुकेशनल स्तर की बात करें, टुवर्ड्स आप एकेडमिक्स की बात कहें, चाहे वो इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच की बात करें, दोनों में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन मिलता है। तो अगर जो मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिसे हम BINC कहते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स नेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो उसके ऊपर उसमें अंतर्गत बच्चा अपना एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करता है और उसे एक JRF के तौर के ऊपर, जैसे हमारे अदर अगर आप फंडिंग एजेंसीज देखें, चाहे UGC हैं, चाहे वो ICMR हैं, उसी तरह से DBT भी उनको एक फेलोशिप देता है सो दैट बच्चा अपने आप को सस्टेन कर सके और उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिल सके। तो वो BINC एग्जाम के थ्रू अपना PhD एज अ करियर, अपने PhD कर सकता है और PhD करने के बाद एज एन एकेडमिक्स की तरफ, बीइंग एज ए ट्यूटर और एज एन एजुकेशनिस्ट, उस तरफ को वो प्रेफर कर सकता है। रही बात इंडस्ट्री की, तो मैंने जैसे अभी आपको कहा, वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वहां पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस्ट हैं, प्रोग्रामर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्रामर्स हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जो कि आगे हमारे फर्दर रिसर्च में इजी यूज होता है। और सबसे बड़ा जो इसका इम्प्लीमेंट पार्ट है दैट इज मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। हम मेडिकल एरिया में सबसे ज्यादा बायोइन्फॉर्मेटिशियंस का रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर जो आप देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मेघा जी, कि अगर जो मेरे को एक नॉर्मल जीन और एक कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन के बीच में एक डिफरेंस मुझे जानना है, तो वो शायद एक वेट लेबोरेटरी जो लेबोरेटरी में काम कर रहा है उनके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए बहुत आसान हो जाता है ये जानने का कि क्या वेरिएशन है कैंसर जीन में और एक हेल्दी जीन में। बिल्कुल सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो वर्तमान दौर है वो एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और बात करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, शिक्षा शिक्षण की, तो आधारभूत परिवर्तन उसमें आ रहे हैं। आपने कुछ समय पहले भी बात की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस पर्टिकुलर फील्ड से क्या कुछ इससे संबंधित है? क्या क्या बताया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो सरकार ने इम्प्लीमेंट करी है, तो हम अगर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा देखूं या उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपके हर कोर्सेज में इम्प्लीमेंट होती जा रही है। अभी हम उसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के ऊपर फाइनलाइज कर चुके हैं, जहां पे हम, रही बात जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, तो हम वो स्कोप कॉलेज स्तर पे भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि इस फील्ड की उपयोगिता आने वाले समय में क्या होगी और किस तरह से आप इसको अपने एज अ करियर लेके अपने फ्यूचर को आप इसमें बना सकते हैं। और प्लस हमें इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में हमने उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात भी कही, स्टार्टअप्स की बात भी कही, और उनके एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा अध्ययन करके उसमें एडअप किया है, सो दैट कि ये करियर, जब आप उसको करियर एज अ चूज करें तो बच्चा उसमें अपने लिए क्या कुछ ढूंढ सकता है और वर्तमान में अपने कमाने का साधन और स्रोत कैसे उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी पहल है जिसमें हम इस अंतर्गत में हम
हम ये जान पाएंगे कि हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं और बच्चा अपने लिए आगे इन फ्यूचर टाइम में एक स्टूडेंट अपने लिए हाउ कैन ही बिल्ड हिज करियर इन द एरिया ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बिल्कुल सर, तो इसी संदर्भ में आगे जानना चाहूंगी कि 21वीं सदी का जो युग है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है, तो भविष्य में इसमें और क्या क्या संभावनाएं हम इसमें देख सकते हैं? मेघा जी, आपने एक शब्द अभी खुद ही कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। जी। अगर जो आप प्रेजेंट डे सिनेरियो को आप देखते हैं, आप देखेंगे कि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, ANN न्यूरल नेटवर्किंग्स के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, जहां हम इन प्रोसेस को मिमिक करते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं, और उसी तरह रोबोटिक्स की हम बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। मैं एक उदाहरण दे तो हम मशीन को हम ट्रेन कर देते हैं कि वो उसी तरह काम करे जिस तरह से हम मशीन से काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। तो ये सब एरिया आने वाले समय में आपके डेवलपमेंट, जो आपके साइंटिफिक एरिया की डेवलपमेंट है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी, और इसी का ही आगे प्रचलन चलता रहेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी आपका कोई भी सब्जेक्ट एरिया छूता नहीं रहा है। तो एनीथिंग पर्टेनिंग विद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो भी कुछ जुड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आने वाले डेवलपमेंट की बात करें तो उसकी में बहुत बड़ा उसका इंटीग्रल रोल जरूर रहेगा, इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आज के जो समय में हम देख रहे हैं कि फॉरेन जाने का प्रचलन बहुत हुआ है, तो जो बच्चा फॉरेन से जो है विदेश में जाके इसकी पढ़ाई करना चाहता है, तो विदेश में क्या संभावनाएं हैं या क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है कि बच्चा बाहर से अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है? जी बिल्कुल जी। अगर जो मैं फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहूँ तो फॉरेन में भी इक्वली हमारे पास बहुत इक्वल बच्चे के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां वो जाके अपनी फर्दर स्टडी को परसू कर सकता है। उसके अलावा अपनी स्टडी परसू करने के साथ साथ मैंने अभी आपको बहुत सारे फील्ड्स का नाम लिया, चाहे आपके मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की बात है, चाहे मैं आज एग्रीकल्चर की बात करूं, चाहे ह्यूमन जीनोमिक्स की या ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर वेरिएशन को पढ़ने की बात करूं, चाहे ड्रग डिजाइनिंग की बात करें, और ऐसे बहुत सारे रेलिवेंट फील्ड्स हैं जहाँ इन्फॉर्मेटिक्स की इंप्लीमेंटेशन है। मैंने आपको कहा बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस्ट आप बन सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्रामर आप बन सकते हैं, आप हमारे लिए प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं जिन्हें हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने काम के लिए, और वहां से वो अपने लिए कमा भी सकते हैं। तो अगर जो हम फॉरेन में इसका देखें तो फॉरेन में खासकर यूरोपियन कंट्रीज में इस एरिया को हम इसको अब थोड़ा सा पढ़ने में हम थोड़ा सा आगे अग्रसर हुए हैं। हमने अब थोड़ा सा पेस जनरेट किया है, हमने पेस इसमें गेन किया है, लेकिन ये आज से पहले अगर जो हम इसकी हिस्ट्री का पास में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है और नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन है, ये इसके ऊपर बहुत पहले से काम कर रहे हैं और बहुत अध्ययन कर रहे हैं, जहां पे ह्यूमन डायग्नोस्टिक्स के ऊपर बहुत एक्सक्लूसिवली काम किया जा सकता है, और इवन तक कि एरिया ऑफ लाइफ साइंसेज में भी आप इसमें अपना करियर आगे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि आज का जो दौर है काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो डिग्री कर लिया, पूरा कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, कई बार क्या होता है जॉब्स नहीं मिलती, तो स्टार्टअप का प्रचलन बहुत हुआ है, तो स्टार्टअप कुछ इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर जो हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को ही अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्टार्टअप प्रोग्राम्स है जो कि मुख्यमंत्री योजनाओं के अंतर्गत में हमें वहां से फंडिंग मिलती है, और हम उन्हीं फंडिंग से अब बच्चे को सपोर्ट करते हैं। अगर जो कोई अपने लिए कुछ एंटरप्रेन्योर कुछ वो खोलना चाहता है, अगर जो मैं बात कहूँ जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर जो बात कहूँ तो कोई अपने लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कोई डायग्नोस्टिक लैब खोलना चाहता है या कुछ उसमें स्टार्टअप अपना करना चाहता है, कोई प्रोग्रामिंग के लिए उसको लगता है कि मुझे कुछ और मैन पावर रिक्रूट करनी है, अपने साथ साथ मुझे कुछ और भी उसमें करना है, तो स्टार्टअप स्कीम्स के अंतर्गत हम उन्हें फाइनेंशियली हेल्प अप्स करते हैं सो दैट वो बेटर अपने लिए कर सकें और आगे फर्दर अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ बताया, पर आप अपने से कुछ हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो? जी बिल्कुल मेघा जी, मैं चाहूँगा कि अगर आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर जी हम बात कहें तो मेघा जी आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड था। तो कुछ भी जो जब हम बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब हम आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो वो कितना बड़ा एक सब्जेक्ट बन जाता है और कितनी अपॉर्चुनिटीज को आपको जनरेट करता है। और मैं आने वाले युवाओं को भी ये कहूंगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आने वाले समय में जो कि अगर जो हम इसमें अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज तो ही हैं, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए भी आपके बहुत अच्छे स्रोत और साधन भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निखिल, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज हमने बहुत कुछ जाना। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निखिल शर्मा जो सूचना अधिकारी के पद पर HPU में तैनात है। तो आज हमने बहुत कुछ जाना, एक रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट के बारे में जाना। हम आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है आपने हासिल की होगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।